Good morning, class. So, as you know, on the last term we were on the topic Ohm's law. तो मैंने लास्ट टाइम आपको ओम्स लॉ थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसके आगे से जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले एक बार ओम्स लॉ को रिकॉल करेंगे और फिर then resistance and resistivity and some more topics related to this will start. ओम्स लॉ के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि एक कंट्राडिक्शन है ओम्स लॉ से रिलेटेड की जो स्टेटमेंट होता है उसमें हम बताते हैं कि जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट. तो सबसे पहली चीज ये है कि जब हम बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो हमेशा बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो प्रायोरिटी जिसको दी जाती है, जो सबसे पहली चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज बैटरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है. क्योंकि जब सर्किट में बैटरी लगी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके बाद ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, जो चार्ज है मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसकी हम बात करते हैं, तो उसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, उसमें सबसे पहले बैटरी है, कनेक्टिंग वायर है और यहाँ पर डिवाइस या रेजिस्टर जो भी लगा है और एक स्विच लगा होता है. इतनी जो है वो चीजें चाहिए होती हैं बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में. तो जो ओम्स लॉ है वो दो चीजों को रिलेट करता है, एक करंट और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस. तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में जो सर्किट है उसमें सबसे पहले क्या चीज आती है, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस. क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बाद में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी. दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल अगर सेम है तो चार्ज विल नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो इसलिए जो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जाता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. इट मीन्स दैट करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस. करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करती है. ओके. और फिर आता है रिलेशन. तो जो रिलेशन होता है ओम्स लॉ का, ऑब्वियसली उसको हम ये लिखेंगे V प्रोपोर्शनल टू I. तो यहाँ V प्रोपोर्शनल टू I मीन्स होता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग करंट में भी चेंजेस होंगे. तो V पोटेंशियल डिफरेंस जितना चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, V को बहुत सिंपल वे में, सिंपल सेंस में अगर हम कहें तो वी कॉल इट एज वोल्टेज. तो वोल्टेज जो है वो जितना चेंज होगा उतना ही करंट भी चेंज होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज होने से इंक्रीज होगा और डिक्रीज होने से डिक्रीज होगा. तो हमने यहाँ रिलेशन में लिखा V इज प्रोपोर्शनल टू I. फिर हम एक काम करते हैं कि इसमें अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं और इक्वल टू लेकर आते हैं, देन वी हैव टू राइट हियर वन कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यहाँ पर लिखा जाता है R. तो रिलेशन आपका V इज इक्वल टू RI. या फिर अगर आप इसको, क्योंकि जो बेसिक क्वांटिटीज है वो पहले आएंगी और इन तीनों में जो बेसिक है तो वहाँ रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाद में इंट्रोड्यूस हमने किया है. करंट जो है वो पहले आया है, तो V इज इक्वल टू IR. इस फॉर्म में रिलेशन को हमने लिखा. दूसरी बात, यहाँ जो R कांस्टेंट है दैट इज व्हाट, अगर हमें उसको लिखना पड़े तो हम लिखेंगे कि हियर R इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. तो R इज इक्वल टू हम लिखेंगे V अपॉन I. तो ये जो आपके स्टेप्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये सारे स्टेप्स जो है वो ओम्स लॉ के होते हैं. 10th क्लास में भी बिल्कुल ऐसा ही है. उसके अलावा अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली करते हैं तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है उसमें ये VI एक्सिस है, और VI एक्सिस में जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा इन द सेम वे करंट विल ऑल्सो गेट चेंज. तो इसलिए जो V और I का ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन शो करती है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट. तो यानी कि जो VI ग्राफ का इंक्लिनेशन जो है वो दैट विल शो रेजिस्टेंस. ओके. तो ये रेजिस्टेंस होता है. तो यहाँ पर अगर आपसे ओम्स लॉ का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में डिस्कस किया था कि ये सारे स्टेप्स ही ओम्स लॉ में आते हैं, लेकिन फिर भी ओम्स लॉ एक्चुअली क्या है, कौन से फॉर्मूले से हम बेटर ओम्स लॉ को शो कर सकते हैं. तो सबसे अच्छा हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. ग्राफ से आप शो कर सकते हैं ओम्स लॉ की. तो शो कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन है V और I का ग्राफ, तो इट मीन्स रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. दूसरी बात, जो आपका रिलेशन है V प्रोपोर्शनल टू I, ये भी शो कर रहा है कि V के साथ साथ I चेंज होगा, क्योंकि ओम्स लॉ रेजिस्टेंस की तो बाद में बात करता है, लेकिन पहले
ओम्स लॉ में आता है कि V और I में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सबसे बेटर रिप्रेजेंटेशन जो है वो इससे भी होता है। उसके अलावा जो है ये जो रिलेशन है ये भी यही शो कर रहा है कि R क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो V अपॉन I यानी कि V और I का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब भी यही है कि V के साथ साथ I को चेंज होना चाहिए। तो ये भी ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं इस रिलेशन की जो आपका V इज इक्वल टू IR है। तो एक्चुअली ये रिलेशन जो है ये नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के लिए भी वर्क करता है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स जो है वो भी ओबे करते हैं इस रिलेशन को, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये ओम्स लॉ के स्टेप्स में तो आ रहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इज दिस रिलेशन ट्रू फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स आल्सो, देन योर आंसर विल बी यस। नॉन ओमिक कंडक्टर्स का मतलब ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। तो ओहमिक कंडक्टर्स यानी कि ऐसे वायर जिनमें की वोल्टेज के साथ साथ करंट वेरी नहीं कर रहा है, तो जितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं करंट पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो जो है वो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं। और जिनमें वोल्टेज के साथ साथ करंट वेरी कर रही है वो ओहमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो एक्चुअली पूरी तरह से तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। आइडियली ये जो रिलेशन है आइडियल है, प्रैक्टिकली इसको जो है वो ओबे कराना डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जितनी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, तो उतनी सारी एनर्जी करंट में कन्वर्ट नहीं हो पाती, बल्कि वायर जो है उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो फिर भी जो है वो जस्ट क्लोज जो इसके आते हैं, कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं, कुछ ऐसे वायर हैं जो ओम्स लॉ को भी करते हैं। उनमें वायर में वोल्टेज के साथ साथ करंट भी जो है वो अगर पूरी तरह से वेरी नहीं कर रहा है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में उसके साथ साथ वेरी करेगा। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन एक्चुअली नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए भी ट्रू है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स यानी कि जिनमें वोल्टेज और करंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमेशा कोई भी रिलेशन जिस फॉर्म में लिखा होता है, जैसे ये इस फॉर्म में लिखा है V इज इक्वल टू IR, तो ये रिलेशन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है वोल्टेज को। मीन्स ये शो कर रहा है कि वोल्टेज जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। या फिर अगर बात करें तो वोल्टेज किस कंडीशन में कांस्टेंट होगा, व्हेन देयर विल बी इनवर्स रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस। जबकि ये जो रिलेशन है इट इज शोइंग रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, V और I में डायरेक्ट रिलेशन होगा। और वही ओम्स लॉ है, जबकि ये किसके बारे में बता रहा है, I और R के डायरेक्ट, I और R के बीच में रिलेशन जो इनवर्स है। तो ये जो आपका स्टेप है ये रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ओम्स लॉ को नहीं बता रहा है, बल्कि ये वोल्टेज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो याद रखिएगा बीच बीच से ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि यहाँ आया है कि ये रिलेशन क्या नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए भी ट्रू है, तो आपका आंसर होगा यस। एंड हाउ इट इज ट्रू फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, तो यहाँ पर आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके, तो ओम्स लॉ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, तो इसमें थोड़ा सा जो बेसिक मुझे बताना था वो यही था। और दूसरी बात ग्राफ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज और आ रही है यहाँ पर कि ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जो है वो ये भी है, उसमें इतना टर्म भी इंक्लूडेड है कि व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर जो सराउंडिंग है जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज करेगा तो जो वायर है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का अमाउंट एक्चुअली कुछ जो है ऑलरेडी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो उसको अफेक्ट करेगा। वोल्टेज के साथ साथ करंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। इसी तरह से जो अदर फिजिकल कंडीशंस हैं वो भी कांस्टेंट हो, ऐसी जगह पर हो जहां पर वोल्टेज के चेंज होने से करंट इक्वल अमाउंट में चेंज हो और अदर थिंग्स जो है उसको डिस्टर्ब ना करें। तो ओम्स लॉ जो है वो आपका इतना होता है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे ओम्स लॉ के साथ में रेजिस्टेंस को, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ओम्स लॉ के साथ में आता है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, और उसी से रिलेटेड टॉपिक आपका आता है रेजिस्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, तो रेजिस्टेंस वैसे तो बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड। तो रेजिस्टेंस जो होता है, जो वर्ड है, जो उसका ग्रामेटिकल मीनिंग है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का,
तो उसका मतलब होता है कि हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस जो है कॉमन वर्ड, उसका मतलब होता है किसी तरह की रुकावट, किसी तरह का हिंड्रेंस, कोई ऑब्स्टिकल जो किसी किसी चीज को के मोशन को रोक रहा है, वो कहलाता है रेजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका जो फ्लो है, उसके फ्लो में जो भी जो है वो ऐसी चीज आ रही है जो उसके फ्लो को रोक रही है, ऐसी कोई हिंड्रेंस है जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की अगर आप डेफिनेशन देंगे, उसको डिफाइन करेंगे, तो बेसिक डेफिनेशन ये हो सकती है कि इट इज द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को आप डिफाइन करेंगे प्रॉपरली, जिसमें यूनिट भी बताना है आपको, फार्मूला लिखना है, तो ऑल द डेफिनेशंस कम फ्रॉम फार्मूला। तो R इज इक्वल टू VI, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। तो वोल्टेज पर यूनिट करंट जो है वो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, फिर उसकी यूनिट आपको पता है कि इट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने इसको स्टेट किया था ओम्स लॉ को, तो उन्हीं के नेम पर जो यूनिट होती है दैट इज ओम, और सिंबॉलिकली इट विल बी रिटन एज ओम, ऐसे लिखा जाता है। ओके, उसके बाद जो है वो आता है इसमें रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के। एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, हर एक वायर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो वायर या जो भी डिवाइस है, सारी डिवाइसेस जितनी भी हैं, जो आप जो होम अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, वो सभी ऑब्वियसली वायर्स से मिलकर बने हैं। तो जो वायर्स हैं, जिन भी मटेरियल से मिलके बने हैं, तो हर एक मटेरियल का अपना एक अलग नेचर होता है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देगा या नहीं होने देगा। तो उसी उसका जो नेचर है वो आगे जाकर आप इस टॉपिक को रेजिस्टिविटी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक चीज है रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, की इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर पा रहा है या नहीं। तो हर एक चीज जो है वो वायर से मिलकर बनी है, और वायर जिस भी मटेरियल से मिलकर बने होते हैं उस मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने देगा या नहीं होने देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक टाइप का मटेरियल, चाहे वो ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत इजीली उससे चार्ज फ्लो हो रहा है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे बहुत डिफिकल्टी के साथ चार्ज फ्लो होता है, लेकिन सबके पास रेजिस्टेंस होता है, चाहे कुछ अमाउंट में हो या फिर ज्यादा अमाउंट में हो। कैसे हर किसी के पास रेजिस्टेंस होता है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। जैसे वही अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, तो दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये कनेक्टिंग वायर है जिनसे होकर चार्ज को जो है वो इस डिवाइस के अंदर जाना है और इसको ऑपरेट कराना है, और यहाँ पर लगा है ये स्विच। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है कि ये जो कनेक्टिंग वायर है, सबसे पहले प्लस टर्मिनल से चार्ज निकलकर जब मूव करना स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन में, जब हमने स्विच ऑन किया और चार्ज ने मोशन स्टार्ट किया, तब सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही चार्ज मोशन स्टार्ट करता है, तो ये जो मटेरियल है जिसका बना हुआ वायर है, तो ऑब्वियसली कनेक्टिंग वायर्स जो है वो कॉपर या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो जब इनमें आता है तो ये जो वायर है, क्योंकि मेटल से बने हैं, जो भी इनका मटेरियल है वो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, और वो जो पार्टिकल्स हैं मेटल के, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन इनसे फ्लो होकर इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो इलेक्ट्रॉन को एक स्पेस चाहिए इनके अंदर चलने के लिए, और सामने एक पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उस पार्टिकल के साथ में कोलिजन करना होगा, अपना स्पेस बनाना होगा, और उसके बाद वो आगे मूव करेगा। तो ऑब्वियसली जब सारी ही चीजें मैटर से मिलकर बनी है, उनके अपने पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, तो कोलिजन के बाद में उसको चलना है, इसका मतलब वो जो कोलिजन है वो कोलिजन ही क्या ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस। उस कोलिजन को क्रॉस करके फिर इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करना होगा, तो ये जो कोलिजन है यही काउंट होता है रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर एक मटेरियल जो है वो जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो जब इलेक्ट्रॉन उनसे टकराता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है वो उतना फास्ट नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन उनसे इजीली क्रॉस कर सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो इजीली फ्री नहीं होता है, बल्कि वो उसके साथ बहुत हाई स्पीड और बहुत हार्ड कोलिजन होता है।
तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस है वो हर एक जो मैटर है, हर एक जो मटेरियल है उसके लिए डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले तो उसको यहाँ से क्रॉस होकर जाना है। अब ये जो वायर है ये कॉपर या एल्यूमिनियम का बना है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ में इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके आसानी से जो है वो चल सकता है, मूव कर सकता है, तो इसीलिए इनका रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। अब जब वो इसके अंदर आता है, ये डिवाइस कौन सी है आपकी, ये डिवाइस है आपकी बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है, तो वो जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का। और टंगस्टन का जो है रेजिस्टेंस वो हाई होता है। तो टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने स्टडी किया है कि जिन चीजों का रेजिस्टेंस हाई होता है, जिन मटेरियल्स का रेजिस्टेंस हाई होता है, उनसे कॉलिजन बहुत हार्ड होता है। जब कॉलिजन इतना हाई होगा तो उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी चार्ज के पास जिससे कि वो चल रहा था, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होगा, तो वो जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो कॉलिजन जब होता है तो वहां साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है और हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। तो इनका रेजिस्टेंस जब हाई है तो इसमें कॉलिजन जब इतना स्ट्रांग होगा तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो किस किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में भी होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद इतना छोटा पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो साउंड का तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, जबकि लाइट और हीट एनर्जी को आप वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो टंगस्टन जो है जो उसका फिलामेंट है वो आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा और उसमें हीट भी आती है। बल्ब को अगर आप बाहर से उसका जो ग्लास है वो टच करके देखें तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये जो है रेजिस्टेंस का जो पूरा फिनोमिना है, जो पूरा प्रोसेस है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करके जाना है उस मटेरियल से और उसके पार्टिकल्स का ऑपोजिशन उसको फेस करना पड़ता है, बस यही रेजिस्टेंस कहलाता है। ओके, तो रेजिस्टेंस को समझने के बाद में अब हेडिंग आता है आपका फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस जो टॉपिक है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो है उसको अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज लेंथ। तो लेंथ, इफेक्ट ऑफ लेंथ, लेंथ मीन्स जो भी वायर आप यूज कर रहे हैं उस वायर की अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो हमेशा इफेक्ट ऑफ लेंथ जो है वो क्या होता है कि अगर आप लेंथ इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस will get increased because resistance is directly proportional to the length of the conductor। तो जो वायर आपने पहले लगाया था उस वायर में इलेक्ट्रॉन को मूव कराया, वायर में जितना भी वायर ने रेजिस्टेंस लगाया उसकी जगह पे अगर एक आप ज्यादा बड़ा वायर, बड़ा लेंथी वायर ले लेते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्चुअली लेंथ का क्या रोल होता है, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? तो देखिए सबसे पहले इसके लिए सपोज दैट वी हैव टेकन दिस मच ऑफ द वायर, इतनी लेंथ का हमने एक वायर लिया, इसकी लेंथ L है और ये है इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ पर वायर को क्रॉस करके जाना है, इसमें करंट फ्लो कराने। अब ये जो वायर है इसके ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, सपोज दैट इतने पार्टिकल्स हैं जिनका ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉन को फेस करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो ये 6 जो जितना भी 6 पार्टिकल्स ने कुल मिलाकर इसको अपोज किया उसके बाद जो है वो ये यहाँ क्रॉस करके बाहर निकल जाता है और इतना जो है इसको रेजिस्टेंस लगता है। अब अगर मान लीजिए हमने इसी पीस ऑफ वायर में इतना वायर और ऐड कर दिया, लेंथ हम कैसे बढ़ाएंगे? लेंथ हम कभी भी स्ट्रेच करके नहीं बढ़ा सकते। लेंथ बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा जब आप घरों में कनेक्शंस कर रहे हैं या फिर आपको कहीं भी जो है वो एक वायर का छोटा पीस है, वायर को बड़ा करना है तो आप उसको स्ट्रेच करके तो नहीं बढ़ाएंगे, आप उसमें हमेशा एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ वायर ही ऐड करेंगे। तो वही हमने किया, इतना वायर हमने और इसमें जोड़ दिया। तो जब हमने वायर इसमें जोड़ा है तो ऑब्वियसली इसमें मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी इंक्रीज होंगे। तो मान लीजिए अब जो हमने नया वायर इसमें जोड़ा उसमें इतने पार्टिकल्स और बढ़ गया, 1 2 3 4 5। तो इसकी लेंथ जो है, जो इंक्रीज की है हमने लेंथ, वो लेंथ मान लीजिए L' पीस और हमने इसमें ऐड कर दिया। तो L' पीस में इतने पार्टिकल्स और थे।
अब इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करके जाना है तो ऑब्वियसली इस पार्ट का भी उसको ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस था वो आर डैश था, तो ये ऑलरेडी आर वो क्रॉस करके जा रहा है, ये आर डैश और उसको क्रॉस करना पड़ रहा है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना होगा, आर प्लस आर डैश, जबकि लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस एल डैश। तो क्लियर कि लेंथ अगर हम इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, ऑपोजिशन इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो ये इफेक्ट ऑफ लेंथ आता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा जो फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, दैट फैक्टर इज एरिया। तो हमेशा जो एरिया होता है रेजिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर वायर का इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो वायर जो है वो या तो थिक होगा या थिन होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो पहला वाला जो हमने वायर लिया था उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना था, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है प्लस जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिनका ऑपोजिशन उसको फेस करना है इलेक्ट्रॉन को, वो 1 2 3 4, ठीक है। अब जब हम एरिया इंक्रीज करते हैं तो आपने देखा होगा कि वायर एक्चुअली लेंथ तो हम बढ़ा सकते हैं दूसरा पीस ऑफ वायर ऐड करके, लेकिन अगर हमें एरिया बढ़ाना हो तो हमें वायर को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने उसमें नीचे से एक ब्रेथ वाइज वायर जोड़ दिया तो क्या एरिया इंक्रीज हो सकता है, नहीं, क्योंकि वायर्स जो है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आते हैं। तो थिन वायर अलग तरीके के बने होते हैं, थिक वायर अलग होते हैं, क्योंकि आपको बीच का जो प्लेस है वो ऐसा चाहिए जिसमें कहीं भी कोई भी ज्वाइंट ना हो। अगर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए थिक, उसमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, लेंथ पे तो ज्वाइंट होगा तब भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एरिया बढ़ता है तो एरिया बढ़ाने का मतलब होता है कि पहले जितना थिक वायर था, जैसे ये वाला जो वायर, अगर इसका एरिया आपको बढ़ाना होगा तो उसी स्पेस को इस तरह से स्ट्रेच कर दिया जाता है। मैंने लेंथ में आपसे कहा था स्ट्रेच करके लेंथ नहीं बढ़ा सकते, लेकिन स्ट्रेच करके हम एरिया बढ़ा सकते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ स्पेस बढ़ेगा। तो पहले हमारे पास इतना बड़ा वायर था, उसमें 4 पार्टिकल्स थे, ठीक है। अब हम अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं तो हमने इस तरीके से वायर को कर दिया, ठीक है। अब जो आपका नया वायर है वो इतना है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। तो ये जो पार्टिकल्स थे ऑलरेडी यहाँ पर, पार्टिकल्स तो उतने ही रहे, बस उन पार्टिकल्स को क्या हुआ, स्पेस ज्यादा फ्री मिल गया। अब ये पार्टिकल्स हो सकता है इस तरह से अरेंज ना होकर ऐसे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्रॉस करके जाना है, तो इलेक्ट्रॉन को पहले एक नैरो स्पेस में जाना था और अब इलेक्ट्रॉन के पास एक ब्रॉड स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजिली मूव कर सकता है। तो इसका मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमने बढ़ा दिया तो क्या बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया और पार्टिकल्स उतने ही रहे। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इजी हो गया, उतना ज्यादा अपोजिशन उसको फेस नहीं करना पड़ा, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस विल गेट डिक्रीज। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को ज्वाइन कर देते हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये बन जाता है आपका रेजिस्टेंस का एक और रिलेशन। एक ऑलरेडी था V अपॉन आई, नेक्स्ट रिलेशन ये है। और अब अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो वी गेट वन कांस्टेंट हियर, और ये कांस्टेंट आपका कहलाता है रो, और रो जो कांस्टेंट है उसका जो नेम है दैट इज रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो वर्ड है दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस से ही बना है, और रेजिस्टिविटी का मतलब भी वही होता है, ऑपोजिशन इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जितना भी ऑपोजिशन हो रहा है उस मटेरियल से, वो कहलाती है रेजिस्टिविटी। तो जब रेजिस्टिविटी भी ऑपोजिशन है, रेजिस्टेंस भी ऑपोजिशन है, तो एक्चुअली दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक नहीं है, तो हम उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों को, कैसे हम अलग अलग बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी का सबसे पहले तो डेफिनेशन एंड ऑल द थिंग्स जो भी है रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। तो जब आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर रहे हो तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है कि रेजिस्टिविटी एक्चुअली इट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, दैट हाउ इजिली इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो थ्रू दिस मटेरियल।
नेचर ऑफ द मटेरियल है, उस मटेरियल का नेचर, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्चुअली नेचर नहीं होता है, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट पे, और वोल्टेज और करंट जो है उसके नेचर में नहीं आते हैं मटेरियल के, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज नहीं है, वो तो एक्सटर्नल है, जब हम सर्किट में लगाएंगे कितना वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन उसका नेचर में मतलब उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि उसके पार्टिकल्स ऐसे हैं कि इलेक्ट्रॉन को स्पेस दे रहे हैं, या फिर उसके पार्टिकल्स ऐसे हैं कि इलेक्ट्रॉन के मोशन का ज्यादा अपोज कर रहे हैं, तो ये उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये उसका नेचर है। यही नेचर जो है वो रेजिस्टिविटी कहलाता है, क्योंकि हर एक मटेरियल के पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो है रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी को अगर हम यहाँ से एक डेफिनेशन तो आप नेचर ऑफ द मटेरियल बता सकते हैं, दूसरी जब हम यहाँ से इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला बनेगा RA/L। ओके, जहां भी आपको यूज करना पड़े, साथ ही यहाँ से यूनिट भी बता देती हूँ मैं, ये ओम है, एरिया मीटर स्क्वायर है और लेंथ मीटर है, तो इसकी यूनिट बन जाती है ओम मीटर। ओके, अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं यूनिट 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी लेते हैं हम यूनिट यानी कि 1 मीटर, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ गई, रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, लेकिन किस कंडीशन में रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टिविटी इज दैट रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय द यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल। जो भी मटेरियल है उसकी यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं वो रेजिस्टिविटी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो बड़ा सा मटेरियल है ना, जैसे इतना बड़ा पीस ऑफ मटेरियल है, इसको आपने सर्किट में लगाया और ये जितना भी रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर कर रहा है, अगर आप इसके यूनिट क्यूब की बात करें तो इसका अगर आपने यूनिट पोर्शन ले लिया है तो इसका जो यूनिट क्यूब है वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो कहलाती है रेजिस्टिविटी। तो आई होप कि नाउ द टॉपिक इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, तो यू कैन नोट इट डाउन। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनमें हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी है, जैसे रेजिस्टेंस के 2 फैक्टर लेंथ और एरिया है, तो रेजिस्टिविटी के कौन से 2 फैक्टर्स हैं, तो रेजिस्टिविटी पहली बात पहला फैक्टर तो है रेजिस्टिविटी का नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि हर एक मटेरियल का नेचर, उसके पार्टिकल्स कैसे हैं उनसे डिसाइडेड होती है रेजिस्टिविटी। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, हर एक जो मटेरियल है उसका जो किस टेम्परेचर की कंडीशन में, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टेम्परेचर जो है वो 3 टाइप के मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, जिसमें है आपका मेटल्स, दूसरा है आपका नॉन मेटल्स यानी कि इंसुलेटर्स, और तीसरा है सेमीकंडक्टर्स। तो अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स यानी कि जो आपके कंडक्टर्स हैं उनमें हमेशा टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इंसुलेटर्स में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, और सेम सेमीकंडक्टर में भी होता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा वाइड है। ओके, सो प्रिपेयर इट, थैंक यू।